बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट लेक्चर सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लॉ गेट लेक्चर सीरीज़ के हवाले से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और इस वक्त हम सीपीसी को यानी सिविल प्रोसीजर कोड का हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिस्कस किया था। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में जो मेरी स्लाइड्स थी उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं यहाँ पे आपको जो है वो सही करना चाहूँगी। उसमें मैंने टाइटल में आर्टिकल लिख दिया था, जबकि वो आर्टिकल नहीं है, वो सेक्शन है। तो आप लोग प्लीज़ उसको जो है वो ठीक कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज सीपीसी के थर्ड सेक्शन में। सीपीसी का थर्ड सेक्शन क्या कहता है? ठीक है, सीपीसी का जो सेक्शन 3 है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के हवाले से। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि हमारे पास, आपको पता है कि डिफरेंट कोर्ट्स होती हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के। इसके अलावा जो हमारे पास सिविल कोर्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंफीरियर हैं, यानी जो छोटी कोर्ट्स हैं जिनकी जुरिसडिक्शन जो है वो कम है, वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है वो सबऑर्डिनेट होंगी। इसके अलावा वो तमाम कोर्ट्स जो कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट कहलाती हैं वो सब ऑर्डिनेट होंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। तो सेक्शन 3 में सिंपली हमें हायरार्की बताई गई कि कौन सी कोर्ट किसके सब ऑर्डिनेट है। तो इसके बाद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमारे पास सीपीसी का सेविंग के हवाले से है। इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी स्पेशल या लोकल लॉ मौजूद है और उस स्पेशल लॉ के तहत कुछ स्पेशल पावर भी दी गई हैं, इसकी अपनी स्पेशल जुरिसडिक्शन है, उसका अपना एक स्पेशल प्रोसीजर है, तो ऐसे जहाँ पे ऐसा कोई लॉ मौजूद हो वहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हमें सेक्शन 4 का क्लॉज सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ मौजूद है, ठीक है, और उस स्पेशल लॉ में कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, उसकी अपनी जुरिसडिक्शन है और उस लॉ के तहत एक अपना प्रोसीजर है, तो उस जगह पे फिर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सेक्शन 4 का जो सेकंड यानी क्लॉज 2 है वो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि लैंडलॉर्ड हो या लैंड होल्डर हो, उसके वो स्पेशल लॉ के तहत उसके पास कोई रेमेडी है, और रेमेडी क्या है कि फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी जो है वो एक एग्रीकल्चर लैंड है जो कि उसने रेंट पे दी हुई थी। अब उसके रिकवरी के लिए, उसके रेंट की रिकवरी के लिए उसके पास एक लॉ मौजूद है, ठीक है, और उस लॉ के तहत उसमें रेमेडी भी मौजूद है कि वो किस तरह जो है वो अपने रेंट को रिकवर कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई लॉ मौजूद है जिसमें रेमेडी भी मौजूद है तो वहाँ पे सीपीसी की एप्लीकेशन नहीं होगी, सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सेक्शन 5 ये कहता है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है वो सीपीसी रेवेन्यू कोड पे एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले ये है कि सीपीसी, जब अभी जैसे मैंने लास्ट सेक्शन 4 में बताया कि अगर कोई स्पेशल लॉ मौजूद है, उसमें जो है वो अगर कोई स्पेशल रेमेडी भी मौजूद है, उसका अपना प्रोसीजर है, तो उस पर फिर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कोई ऐसा स्पेशल लॉ मौजूद है, आपको पता है रेवेन्यू कोर्ट्स का एक अपना प्रोसीजर होता है, वहाँ पे उनके अपनी जो है वो प्रोविजंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई रेवेन्यू कोर्ट में कोई ऐसा मैटर है जिसमें कोई ऐसा मैटर आता है जिसके तहत स्पेशल लॉ में कोई रेमेडी मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी स्पेशल लॉ वहाँ पे साइलेंट है। लेकिन अगर हम सीपीसी का मुताला करें तो उस मैटर के लिए सीपीसी में रेमेडी यानी प्रोविजंस मौजूद हैं। तो इस कंडीशन में सीपीसी जो है वो एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा, बल्कि सीपीसी सिर्फ उस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा जब प्रोविजनल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करेगी और उस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, और ये कहा जाएगा कि हाँ, अगर
को स्पेशल लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं है तो फिर CPC एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी। इसके बाद आते हैं हमारे पास सेक्शन 6, जो कि मैं अभी यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। सेक्शन 6 को हम इंशाल्लाह एक अलग से जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी उसमें चीज़ें हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें बताता है प्रोविजनल स्मॉल कॉजेज कोड। देखें, आपको पता है CPC जो है वो 1908 में जो है वो हम कहते हैं कि 1908 का ये हमारे पास कोड है। उस वक्त ये होता था कि स्मॉल कॉजेज कोड्स होती थी। स्मॉल कॉजेज कोड कौन सी होती थी कि छोटे छोटे जो मैटर्स होते हैं ना, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए छोटे छोटे कोड्स बना दिए जाते थे जो कि इन मैटर्स को डील करते थे। अब जो स्मॉल कॉजेज कोड्स होती थी वो एक एक्ट है जो कि 1887, जिसे हम कहते हैं द स्मॉल कॉजेज एक्ट 1887, उसके तहत जो है ये कोड्स चलाई जाती थी। तो स्मॉल जो कॉजेज कोड्स हैं उन पे भी CPC की एप्लीकेशन नहीं होती अगर वो स्मॉल कॉजेज जो है वो कोड्स कोई भी ऐसी डिक्री जो है वो इशू कर दें, यानी कोई भी डिक्री हो जाए, चाहे वो रिकवरी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या फिर कोई भी जो है वो ऑर्डर हो, ऑर्डर रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इंजंक्शंस ऑर्डर हो, कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हो, तो ये तमाम जो ऑर्डर्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो दिए जाते हैं अंडर दी स्मॉल कॉजेज एक्ट 1887। इस पे जो है वो CPC की एप्लीकेशन नहीं होती। तो ये हमारे पास था सेक्शन 7। आई होप कि ये लेक्चर आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा आपकी स्टडीज़ में, आपकी प्रिपरेशन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।